यहां से शुरू करना था सर। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, यही ना। देखो कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको हम पायरोमीटर कहते हैं। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही लाइन पूछा जाता है कि सबसे अधिक तापमान किससे नापा जाता है, कहेंगे पायरोमीटर से। इसको हम कहते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, इसको पायरोमीटर भी कहते हैं। ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नापता है। अब खौलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, खौलते हुए पानी का तापमान, और ये नापता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। इसका मतलब ये बहुत अधिक तापमान को नापता है कि बहुत कम तापमान। और इसकी खासियत ये है सर कि बिना टच किए हुए नापता है, बिना स्पर्श किए हुए नापता है विकिरण से। अब विकिरण क्या है, तो हम अगला टॉपिक वही है विकिरण, उसमें जाएंगे तो बात करेंगे। तो कहते हैं पूर्ण विकिरण, उतना आपको नहीं पूछेगा, कहेगा उत्तापमापी क्या है, तो कहेंगे बहुत अधिक तापमान मापने वाली युक्ति है। एक लाइन ही पूछा जाता। एक फॉर्मूला होता है E समानुपाती T⁴। जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा T⁴। सिग्मा को स्टीफेंस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये कहता है विकिरण की जो ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है वो परम ताप के चतुर्थ घात का समानुपाती होता। मतलब जितना ज्यादा विकिरण आएगा उतना ज्यादा ताप आएगा। सूर्य का विकिरण जितना ज्यादा आएगा ताप उतना ज्यादा आएगा कि ताप उतना कम आएगा। वही बात ये कह रहा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन सर उत्तापमापी आपको पूछेगा और कहेगा कि बताओ अधिक तापमान नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। उत्तापमापी ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन में पायरोमीटर रहता है। क्या रहता है, कहता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। यह तापमापी स्टीफेंस के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी E समानुपाती T⁴। E बराबर सिग्मा T⁴। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस। कहते हैं इस तापमापी को वस्तुओं के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। इससे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की कम ऊपर का ताप मापते। अब देखो हमने कहा पायरोमीटर कितना से अधिक का ताप नापेगा, और ये उच्च ताप नापेगा कि निम्न ताप नापेगा, पक्का। अब देखो एक होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। कोई कुछ बोल रहा है लगता है, बोलिए आजी। अगर कोई माई बाप नहीं, जरूरी है सबका, जिसका लो लिमिट है उसका हाई लिमिट होवे करेगा। बहुत सारा ऐसा पैरामीटर है जिसका लो लिमिट तो है, जैसे हम सेंटीग्रेड का न्यूनतम बता दिया तुमको 0 डिग्री सी, तो उसका हाई लिमिट बताए 100 डिग्री सी, बोलो ना रे। लेकिन हर चीज का लो लिमिट और हाई लिमिट नहीं होता। सबसे छोटा सबसे बड़ा हर चीज नहीं होता है। तो वही यहां भी है। यहां अगर हम कहे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कह दिए कर मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना दोगे उतना ताप ये नाप लेता है, क्योंकि रेडिएशन से नापता है। और रेडिएशन का मतलब हुआ चला, जब H बराबर I² तुम पढ़ोगे करंट में, तब पता चलेगा कि हीट कैसे नापा जाता। अब हमको ये बताओ, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ए कोई पिंड है और ये बी कोई पिंड है, तो बता किसका घनत्व ज्यादा है, ए का कि बी का? पक्का। घनत्व ज्यादा है मतलब कण सटे सटे होंगे, और घनत्व कम है मतलब कण हटे हटे। हम लोग कहते हैं घना जंगल। घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे, और घना जंगल अगर नहीं है इसका मतलब पेड़ हटे हटे। बोलो ना रे। हमको ही बताओ, अगर गर्म कर देंगे तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? किसी भी चीज को गर्म करने पर मोटाता है कि दुबलाता है? दुबलाता है। फैलता ना है रे। कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलता है कि सिकुड़ता है? पक्का। तो सर जब गर्म होगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा।
और जब ठंडा होगा तो आयतन घटेगा और तब घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। कंडीशन सप्लाई द्रव्यमान अपरिवर्तित होना चाहिए। यही अगर इतना बड़ा है और ये फैल के इतना बड़ा हो जाएगा तब भैया इसका आयतन बढ़ेगा ना, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व। मान लो कि 5 गो पेड़ लगा हुआ है यहां, लगल है रे, ये 5 गो पेड़ लगा हुआ है यहां, इसका आयतन हम अब इतना बड़ा नहीं करके अब इतना बड़ा कर दिए। अब आयतन बढ़ा कि घटा, आयतन बढ़ा तो घनियाइल उतने है कि घनियाइल कम हुआ, आयतन बढ़ा तो घनत्व तो घटा न रे। नहीं बुझा होगा, बुझ गया। जंगल इतना बड़ा क्षेत्र में है 10 गो पेड़ है, इतना बड़ा क्षेत्र में 10 गो पेड़ कर देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व तो घट न जाएगा रे। सही है, पक्का। इसका मतलब कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलता न है और ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है। कहते हैं तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए घनत्व तो क्या होता है, घटा। और तापमान अगर घटा देंगे तो आयतन घटेगा, घनत्व तो बढ़ेगा। अब है उष्मा संचरण की विधि, एक है चालन, एक है संवहन, एक है विकिरण। क्या क्या विधि है मेरे दोस्त? उष्मा संचरण की 3 विधि है, चालन, सही है कि गलती है? चालन, संवहन और विकिरण, पक्का? देखो पहले हम लोग चालन और संवहन पढ़ेंगे, अब बाद में पढ़ लेंगे किसको, विकिरण। आ जाइए इधर तक, इधर इधर। चालन और संवहन ना, चालन क्या है और संवहन क्या है? चालन की अगर हम बात करें तो ये ठोस में होता है, और संवहन की अगर हम बात करें तो ये द्रव या गैस में होता है। सही है? चालन किसमें होता है, ठोस में, और संवहन द्रव या गैस में। कहीं कोई समस्या नहीं है? तो ठोस में अगर मान लीजिए ये ठोस वस्तु है, इसको आप गर्म करते हैं, और ये द्रव है, आप इसको गर्म करते हैं। ठीक है? इसके कण, जैसे देखिए हम अगर ये मान लीजिए हम अपना फोन लेते हैं और ये हम अपना फोन इसको देते हैं, इसको देने के बाद ये उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। एक मोड है फोन ट्रांसफर होने का ऐसा। दूसरा मोड है कि हम खुद उठ के जाएंगे और अलाउद्दीन को दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो सर कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें क्या होता है, एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को, तीसरा कण चौथे कण को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को ऊष्मा संचरित करता है। बोलो ना रे। और इसमें क्या होता है कि एक कण दूसरे को नहीं, ये कण खुद उठ के जाता है और यहां गर्मी ट्रांसफर करता है। इसमें कण एक जगह से, यहां से ठोस है, लोहा का छड़ है, तो एक कण उठ के यहां आएगा क्या? इसको गरमाएगा, इसको गरमाएगा, इसको गरमाएगा, इसको गरमाएगा। लेकिन यहां पानी का बुलबुला जब गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके गर्मी प्रदान करेगा। बोलो ना। इसमें कणों का स्थानांतरण होता है कि नहीं होता है? इसमें कणों का स्थानांतरण, ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो कहते हैं देखो, चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि जहां ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के कारण होता है। बिना अणुओं की गति के कारण होता। और इसमें आएंगे द्रव और गैस में। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जहां ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। इसमें अनुगति करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें तो भैया इसका एग्जांपल है ठोस, इसका एग्जांपल है द्रव और
इसमें अणुओं की गति होती है कि नहीं होती? इसमें कहते हैं चालन। देखो पहला है तुम्हारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों इस फिगर में तुमको दिखाया गया है। ई हैंडल गर्म होगा, ठोस है, चालन के द्वारा। ये पानी द्रव है, ये गर्म होगा संवहन के द्वारा। और ये जो हीटर से निकल रहा है ये रेडिएशन। ठीक है, पहला है चालन। पहला कौन है? अब देखो सबसे धीमा गति है चालन, उससे तेज है संवहन, और सबसे तीव्र है सूर्य की रोशनी जो हम तक पहुंची है विकिरण। देखो इस मोमबत्ती है, इस रड को गर्म कर रहा है, तो यहां से ये गर्म होगा, यहां एक दूसरे को गर्मी प्रदान करेगा, तब एक हाथ में गर्मी लगेगा। कहते हैं यह उष्मा संचरण की वह विधि है जहां उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के होता है। अणु में गति अब कहता है ठोस में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा ना। यह उष्मा संचरण की सबसे धीमी की तेज। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, हमको ही बताओ, लोहा का कुर्सी ज्यादा ठंडा लगेगा कि लकड़ी का? क्योंकि लोहा में चालन तेजी से होता है। बोलो ना। स्टील के कप में ज्यादा ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा कि कुल्हड़ में? स्टील के कप में ज्यादा ठंडा लगता है। बोलो ना। स्टील के कप में ज्यादा ठंडा लगता है कि कम ठंडा लगता है? कम। स्टील के कप में ज्यादा गर्म भी लगता है, ज्यादा ठंडा भी लगता है। लेकिन मिट्टी के बर्तन में ना ज्यादा गर्म लगेगा ना ज्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन उष्मा का कुचालक है। बोलन रे। और स्टील उष्मा का सुचालक। इसीलिए जब चाय पीना चाहिए किसमें पीना चाहिए? मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए। ना गरम गरम लगेगा ना ठंडा ठंडा लगेगा। और लोहे की कुर्सी ज्यादा देखता, लोहा वाला कुर्सी पे बैठेगा, ओहो बड़ी ठंडा है। और लकड़ी वाला पे बैठते हैं, कहता आहा ठीक है, क्या कि लकड़ी उष्मा का चालक नहीं है, जबकि लोहे का टुकड़ा, उस लोहे की कुर्सी उष्मा का क्या करती है? चालक। कहती है लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या अधिक गर्म प्रतीत होती है, क्योंकि लोहे का चालन मिट्टी के बर्तन या स्टील के बर्तन की तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील के बर्तन में उष्मा का चालन तेजी से होता है। अब आ जाओ संवहन। संवहन बोले तो द्रव और गैस में ना। बोलो ना, पानी गर्म होता है किस विधि द्वारा? वेरी गुड। कहता है यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। बोलो ना। द्रव और गैस में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा। चालन की तुलना में इसमें उष्मा का संचरण तेजी से होगा, और तेजी से होगा विकिरण में। तो वही लिखा है, चालन की तुलना में उष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता। अब आ जाओ मेरी जान विकिरण पर। विकिरण क्या है? व्हाट इज विकिरण? ये सूर्य है और ये मनुष्य है। हमको ही बताइए सर, ये अगर मान लीजिए सूर्य के पास वायुमंडल है क्या रे? सूर्य के पास वायुमंडल है? बोलवे नहीं करें। सूर्य के पास वायुमंडल नहीं है, और यहां से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा। भट्ठी अगर कहीं पर जल रहा है, वहां से तुमको यहां गर्मी लग रहा है तो विकिरण द्वारा। क्योंकि बताओ भट्ठी से जो तुमको ऊष्मा मिल रहा है, तो क्या बीच में कहीं ठोस है? तुम कहेगा गैस तो है, तो गैस है तो इसको संवहन बोलिए। नहीं सर, बिना ध्वनि के को संचरित होने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन गर्मी को संचरित होने के लिए या प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम बिना माध्यम के भी गमन करता है। तो देखो विकिरण को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कहते हैं यह उष्मा संचरण की वह विधि है जहां उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना वायुमंडल के या वायुमंडल रहने पर वायुमंडल को बिना गर्म किए। आप कहोगे ये कैसे हो गया मास्टर? जैसे अभी देखो वायुमंडल है यहां, बाहर में तुम सीधा सूर्य की रोशनी के सामने चल जाओ, तुमको ज्यादा गर्मी लगेगा?
सूर्य की रोशनी के सामने सीधे चले जाओगे ज्यादा गर्मी लगेगा, जबकि यहां गर्मी उतना है। इसका मतलब अगर ये वायुमंडल को गर्म करता तो हर जगह इक्वल गर्मी होता। तो कहते हैं यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना वायुमंडल के या वायुमंडल रहने पर वायुमंडल को बिना गर्म किए होता है, तो यह विधि विकिरण कहलाती है। उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है? विकिरण। उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, ठीक है। सूर्य और तारों की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? विकिरण। कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि। और वो क्या बोलते हैं उसको, भट्टी की उष्मा हम तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? कहते हैं देखो, ये यहां से सन का रेडिएशन यहां तक पहुंचता है अर्थ तक। कभी कभी लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, लेकिन अगर कह देगा यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है किस विधि द्वारा? तो चला वायुमंडल में वायु न है, तो वायु है तो ये किस विधि द्वारा? संवहन। कौन विधि द्वारा? यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है किस विधि द्वारा? वायुमंडल हो गया तो वायु न हो गया, अब वायु हो गया तो कौन विधि? संवहन। क्योंकि द्रव और गैस में संवहन होता है और ठोस में चालन होता है। तो कहता है यह उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम के रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है रे? विकिरण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, जबकि वायुमंडल को गर्म होता है किस विधि द्वारा? अब भट्टी की उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा रे? विकिरण द्वारा। देखो, अगर दो टेबल ले लो, एक ले लेते हैं धातु का टेबल, और एक ले लेते हैं लकड़ी का। इसमें क्या भरा हुआ है? अरे गरीबों, कॉफी भरा हुआ है। दिमागी रूप से गरीबी तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। भात दाल चोखा खाते खाते चाय तो मिल नहीं रहा है, फिर कॉफी कहां से मिले? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर बताओ दोनों में यहां हाथ दोगे तो गर्मी लगेगा, इसका मतलब विकिरण दोनों में हो रहा है। अब दोनों द्रव है तो दोनों में संवहन होगा, बोलो न रे। अब दोनों में वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा? दोनों में वाष्पीकरण होगा। अब बताओ धातु के टेबल पर है तो यहां चालन होगा। अरे धातु में चालन होगा ना, और लकड़ी में? अब देखो, अगर धातु के टेबल पर रखी चाय तो ये जल्दी ठंडी होगी क्योंकि ये 4 विधि द्वारा ठंडी होगी, और अगर लकड़ी के टेबल पर रखी चाय तो ये जल्दी ठंडी नहीं होगी क्योंकि ये 3 विधि द्वारा ठंडी होगी। इसमें चालन, सिर्फ इसमें विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण। कौन जल्दी ठंडा हो? धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी होगी कि लकड़ी के टेबल पर? धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी होती है लकड़ी के टेबल की तुलना में। क्लियर? कहते हैं धातु के टेबल पर रखी चाय, कौन टेबल पर? जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल में चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण होता है, 4 विधि, जबकि लकड़ी के टेबल में केवल विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण होता है, चालन। सब बात पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। लकड़ी के टेबल पर चालन होता है और धातु के टेबल पर? जल्दी ठंडा कौन होगा?
धातु नहीं, धातु के टेबल पर रखी चाय। सही है। देख लो यहां हम लिख दिए वाष्पीकरण समवन विकिरण होगा, यहां चालन होगा और यहां चालन नहीं। ये धातु का टेबल है और ये लकड़ी का। ये तो सामान्य शरीर का तापमान हम बताए थे कितना। ठंडी के दिनों में देखो सामान्य शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम देखो बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ता है ना चला तब 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है पटना का तापमान। अगर गर्मी है तब 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो पटना का ताप है। अगर ठंडी है तो 10 या 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 तो नहीं होता है, 10 डिग्री 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। एक मिनट होल्ड ऑन। अब तुम देखो रूम का तापमान जो होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। अब तुम्हारे शरीर का तापमान कितना है? 37। अब तुम सोचो अगर रूम में भी तुम जाते हो, नॉर्मल रूम में तुम जाओगे जिसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सामान्य रूम का तापमान, तो तुम्हारे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में ऊष्मा का फ्लो हो जाता है, तो तुम्हारे शरीर का तापमान लूज होना शुरू हो जाएगा। ठंडी के दिनों में भी जाओगे तुम्हारे शरीर का तापमान लूज होना शुरू हो जाएगा। गर्मी के दिनों में बाहर से तापमान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है, तुम्हारे शरीर का तापमान 37। अभी लगभग बराबर है। अभी लगभग 37 हमारे शरीर का भी तापमान है और 35 के आसपास वायुमंडल का भी तापमान, तो लगभग बराबर है। इसलिए ना अभी हमको ठंडा लग रहा है ना गर्मी, न जा रहा है तापमान न आ रहा है। अब देखो मामला क्या है कि ठंडी के दिनों में हमारे शरीर का जो तापमान है, कपड़ा कभी गर्मी नहीं देता है। हम लोग कहते हैं कपड़ा ज्यादा पहनोगे ज्यादा गर्मी देगा, कपड़ा गर्मी देता नहीं है। अगर कपड़ा गर्मी देने लगे तो पता चला एगो स्वेटर में तुमको कितना जितना गर्मी मिल रहा था 50 को स्वेटर देके चाय बना लेता। ऐसा होता है क्या? सर इसका काम खाली ये है कि अगर तुम कपड़ा पहन लेते हो तो ये जो उष्मा जा रहा है उसको ये रोक देगा। तो तुम्हारे तो शरीर का तापमान ऑलरेडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तुमको तो भैया किसी से गर्मी लेने की जरूरत कहां, जो अपना है वही बचा लो। बोलो न रे। तो कहोगे सर ठंडे हैं गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में इसीलिए तो कपड़ा उपड़ा हम लोग खोल लेते हैं कि अब जे लूज होना है ऐसे लूज हो जा, या जो आने का है वो आएगा। अगर तुम कपड़ा पहन लोगे तो तुम्हारे शरीर का तापमान ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो निकलवे नहीं करेगा तुम्हारे शरीर में और ज्यादा गर्मी, और इधर से टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर ऐड होना शुरू हो जाएगा और तुमको गर्मी लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में तुम लोग धतो धतिंग सुतल रहता क्या, 6x3 के कमरा में जे मन हुआ पहने, नहीं मन हुआ नहीं पहने। कहा अरे 6x3 के ना कमरा है तुम लोग का कमरा 6x3 में। हमको लगता है कोई गेस्ट आता होगा तो नीचे सुतता होगा, तुम नीचे सुतता होगा ऊपर सुतता होगा, और कहीं मुर्गा उर्गा बना लेता होगा तो भर रात तो ऊपरे में छते पे रहना पड़ता होगा। बाप रे कैसे तुम लोग सुतता है, बहुत तकलीफ। हमको लगता है खाना बनाने के बाद रूम में इतना सा जगह बचता है, ओकरे में अपना किसी तरह बेला बेली कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि कपड़ा जो है सर ये गर्मी देता नहीं है, ये गर्मी को जाने से। तो देखो ठंडी के दिनों में एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा है कि 2 पतला कपड़ा पहनो। तो 2 पतला कपड़ा अगर पहनोगे तो इसके बीच में वायु आएगा, और वायु उष्मा का कुचालक होता है। लोग एक मोटा कपड़ा पहनना पसंद करता नहीं, 2 पतले कपड़े अगर आप पहनते हो तो उसके बीच में वायु आएगा, जिसके कारण उष्मा बाहर नहीं निकल पाती। क्लियर? बोलो न रे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ठंडे प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेश जिसको आप कहते हैं, तो वहां जो रहने वाले एस्कीमो होते हैं, एस्कीमो मतलब जो बर्फीले प्रदेश में रहते हैं, वो सर बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं। बर्फ की कैसी दीवार? अब बर्फ की जो ये दोहरी दीवार बना के रखते हैं, इसमें वायु रहता है। क्या रहता है इसमें?
इसमें वायु रहता है, बीच में गैप रहता है, तो वायु रहेगा तो ऑब्वियसली सर ये उष्मा का कुचालक है। बोलो ना, ये बाहर की उष्मा को अंदर नहीं आने देगा, अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने। बोले मैं नहीं करे तो सर कहते हैं एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रखते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच में वायु होता है जो उष्मा का क्या है, कुचालक। कहता है सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंडी के दिनों में कपड़ों का कार्य है शरीर की उष्मा को बाहर जाने से कि उष्मा देना। अब कहता है टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं, क्योंकि दोहरी दीवार के बीच में हवा उष्मा का क्या है, क्या है, कुचालक है। हाँ, न्यूटन चचा के ठंडा ठंडा नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। एक काम करना चला, कभी पानी दूध को गर्म करना, दूध को कभी गर्म किए हो? नहीं। दूध को अगर कभी गर्म किए हैं आप, तो एक चीज गौर कीजिएगा कि बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना टाइम लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना टाइम लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। यानी तुमको कहेगा क्वेश्चन इसलिए इसका पूछता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में, कह देगा 5 मिनट लगा, तो कह देगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। 5 मिनट से क्या लगेगा? लेकिन लड़का सेटर ही सोचता है कि 50 से 40 होने में अगर लड़का कह दिया 5 मिनट, तो फिर कहेंगे 40 से 30, तो लड़का कहेगा 10 सेकंड अंतर है तो 5 मिनट लगेगा। आई पहले ऑप्शन देता, जबकि ऐसा होता। यानी न्यूटन चचा कहते हैं बहुत अधिक तापमान से कम तापमान होने में जितना समय लगता है, कम तापमान से बहुत कम होने में उससे ज्यादा समय लगता है। अब तुम कहोगे 5 मिनट से ज्यादा अगर 2 ऑप्शन दे दिया तब, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए क्या है, एग्जैक्ट भी तुम निकाल सकते हो कि कितना समय लगे। तो कहता है इस नियम ये जो हम डिफिनेशन लिखे हैं, चला ये किसी बुक में नहीं है, हम अपने मन से बना के लिख दिए हैं, क्योंकि बुक में जो डिफिनेशन है वो महा बकवास है, कुछ से कुछ लिख दिया। इस समीकरण को बुक में डिफाइन करके लिख दिया गया है, जिसका कोई काम नहीं है। कहता है इस नियम के अनुसार बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे, जैसे 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से। ठीक है। अब कहता है न्यूटन का शीतलन नियम का सूत्र, तुम कहेगा एग्जैक्ट कितना लगेगा, उसके लिए फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। कौन क्या है, तो Q1 प्रारंभिक ताप है, Q2 अंतिम ताप है, Q0 वायुमंडल का ताप है, T समय है, K नियतांक। अब बोलोगे सर सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल तो हम तो कहेंगे कि अगर क्वेश्चन आए तो बनाना ही नहीं, अगर बनाना पड़े 2 ऑप्शन अगर 7 मिनट से ज्यादा रहे, 5 मिनट से ज्यादा रहे, तो कोई एक पे रिस्क लेके मार देना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तुमको जो क्वेश्चन पूछता है उसमें एक ऑप्शन 5 मिनट से ज्यादा रहे, उसको खाली ये चेक करना है कि तुम एग्जैक्ट 5 मिनट मारते हो या 5 मिनट से ज्यादा मारते हो। तो अगर 5 मिनट से ज्यादा मार रहे हो तो न्यूटन के शीतलन नियम की जानकारी है तुम्हारे पास, बोलो ना। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन सेटर हेयर होता है, वो पूछ देगा बताओ कितना, 60 से 50 होने में 5 मिनट लगता था, 50 से 40 होने में कितना लगेगा, वायुमंडलीय दाब 25। तुमको क्वेश्चन पूछेगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना मिनट लग रहा है। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना कि तापमान डिग्री सी में होगा और समय मिनट में होगा। ठीक है। तो 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टाइम इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। Q1 प्रारंभिक ताप है, Q2 अंतिम ताप है, ये देख लो। Q1 क्या है रे, प्रारंभिक ताप, Q2 अंतिम ताप, Q0 वायुमंडल का ताप, T समय है, K नियतांक। इस सवाल तब बनेगा, हमको फॉर्मूला दिया हुआ है Q1 माइनस Q2 बटा T इज इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। वायुमंडल का दाब तुमको दे दिया है, बता Q1 कितना है 50, अरे Q1 प्रारंभिक ताप ना है, और Q2 कितना है
की हो गया? अरे हम इसको बना रहे हैं भाई, 60 से 50, 50 से 40, ठीक तो है। चुप, चुट्टा चोर कहेंगे। क्वेश्चन पढ़ो तो। क्वेश्चन करा 60 से 50 होने में 5 मिनट लगा, 50 से 40 में कितना समय लगेगा? इस कंडीशन में Q1 50 है, इस कंडीशन में Q1 60 है। भग चोट्टा। Q2 कितना है? 50। टाइम कितना है? 5 मिनट। दोनों अलग अलग कंडीशन है रे। अब तुमको Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, टाइम निकालना है। Q0 दे दिया है 25। बोलो रे, Q0 दोनों के लिए 25 है। अरे वायुमंडल का ताप है, दोनों के लिए ना 25 है। अब हमको ये बताओ, अगर हमको Q0 मालूम, Q1 मालूम, Q2 मालूम, तो K मालूम हो जाएगा तो T मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये वो इक्वेशन है, K को अननोन का वैल्यू निकलेगा। तो K का वैल्यू अगर पता कर लेते हैं, T का वैल्यू पता चल जाएगा। तो K का वैल्यू हम यहां से पता कर लेंगे। अब चूंकि ये K कांस्टेंट है, तो इसमें जो होगा उसके इसके लिए भी वही होगा। तो यहां से कैसे पता करेंगे? यहां भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 माइनस Q2 बटा T इज इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 बटा T माइनस Q0। सही है। अब Q1 का वैल्यू यहां देंगे 60 माइनस 50 बटा टाइम 5। हम बोले तापमान डिग्री से और समय मिनट में, कि 60 प्लस 50 बटा 2 माइनस 25। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो K बराबर आ जाएगा 1/15। अब तब यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो Q1 का वैल्यू 50 माइनस 40, T निकालना है बराबर 1/15, 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस 25। अब यहां से T का वैल्यू निकल जाएगा 7.5 मिनट, जो कि 5 मिनट से ज्यादा। 1 मिनट होल्ड ऑन। तुम कहेगा नहीं समझे, बोलो ना नहीं समझे, नहीं बोलेगा नहीं बताएंगे, आप समझा देते हैं। तुमको क्वेश्चन करा 60 से 50 होने में 5 मिनट लगा, तो 50 से 40 होने में कितना लगेगा? तो जो पहला कंडीशन है इसमें Q1, Q2, T और Q0 दिया हुआ है, यहां से K निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि दूसरे कंडीशन में K की जरूरत है, क्योंकि T निकालना है। K कांस्टेंट यहाँ 1/15 निकला, यहाँ 1/15 पुट करो, यहाँ का Q1 ले लो 50 और 40। अरे यहाँ का Q1 Q2 लोगे तब ना यहाँ का T निकलेगा, कि Q1 ये ले लोगे, और तब यहां से जब T निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट। पहले कंडीशन से K का वैल्यू निकालना है और दूसरे कंडीशन में K का वैल्यू पुट करके T का वैल्यू निकाल लेना है। वायुमंडलीय ताप यहां भी 25 होगा, यहां भी 25 होगा, क्योंकि वो वायुमंडल का ताप। बोलो रे, इतना झोल झाल नहीं करना है, सीधे एक को ऑप्शन रहता है 5 मिनट, 5 मिनट से अधिक, 5 मिनट से कम। आंसर क्या मानना है? 5 मिनट से पक्का। अब देखो यहां भी वो बनाया हुआ है, Q1 60 से 50 होने में 5 मिनट लग रहा है, वायुमंडलीय ताप 25 है। यहां से K का वैल्यू निकाल लिया 1/15 आया, अब तब दूसरा कंडीशन में पुट कर दिया 50 से 40 होगा तो टाइम कितना? तो Q1 50, Q2 40, वायुमंडलीय ताप 25 और K का मान 1/15, तब T का वैल्यू कितना? तो 7.5 मिनट निकला। बोलो ना रे। पहले वाले कंडीशन से किसका वैल्यू निकालना? K का, और दूसरे वाले कंडीशन में K का वैल्यू पुट करके T का वैल्यू निकाल देना। लेकिन इतना पचरा तू एग्जाम हॉल में कर पाएगा? एकदम नहीं कर पाएगा, और करने की जरूरत भी नहीं है। तुमको ऑप्शन आंसर दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा 5 मिनट से ज्यादा, एक रहेगा 5 मिनट से कम, या दे देगा 60 से 50 होने में 40 मिनट लगा, तो बताइए 50 से 40 होने में कितना लगेगा? तो 40 मिनट से ज्यादा लगेगा, उतना मिनट से ज्यादा। बोलो ना रे। सिर्फ तुम कहेगा घटता तापमान बता रहे हैं, बढ़ता तापमान पूछबे नहीं करेगा, क्योंकि न्यूटन का सिर्फ शीतलन नियम है, गर्मा गर्म नियम नहीं। अब कहता है उष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ये एकदम सिंपल है सर। अगर बात करें हम कि मान लीजिए मेरा पैसा अलाउद्दीन के पैसा के बराबर, अलाउद्दीन का पैसा रुक्मिनी के पैसा के बराबर, तो मेरा पैसा रुक्मिनी के पैसा के बराबर।
अरे ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर। बोलो न रे, ये कहता है ए का ताप अगर बी के ताप के बराबर होगा, बी का ताप अगर सी के ताप के बराबर होगा, तो ए और सी का ताप बराबर होगा। अगर ये 5% तो ये 5%, ये 5% तो ये 5%, तो ये बराबर। कहता है उष्मागति का शून्यवान नियम। इस नियम सर एगो चीज का और ध्यान रखना है कि ताप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर, यही बताता है। तो हम कहते हैं उष्मागति का शून्यवान नियम ताप की परिभाषा को बताता है। किसकी परिभाषा? कहता है यह इस नियम के अनुसार ए का ताप बी के ताप के बराबर, ए का ताप किसके बराबर? बी के ताप के बराबर, और बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए और सी का ताप क्या होगा? बराबर। ए का ताप बराबर बी का ताप, बी का ताप बराबर सी का ताप, तो ए और सी का ताप क्या होगा? बराबर। उष्मागति का शून्यवान नियम किसको परिभाषित करता है? किसको? तापमान को परिभाषित करता। अब चला उष्मागति का कौन पहला नियम? ए का ताप अगर बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप। सही है। 60 से 50 होने में अगर 10 मिनट लगा तो 50 से 40 होने में 10 मिनट से ज्यादा लगे। सही कि गलत? पक्का। अब है उष्मागतिकी का कौन नियम? पहला नियम। ठीक है, ये कुछ नहीं है। मान लो हम खाना खाते हैं तो इससे हम दो काम करते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, दूसरा अभी बाह्य कार्य कर रहे हैं, ये करते हैं। अरे खाना खा के हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और दूसरा बाह्य कार्य भी कर रहे हैं। बोले मैं नहीं कर रहे। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर किसी मशीन को ऊष्मा दी जाती है तो उससे वो दो काम करता है, एक अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और दूसरा बाह्य कार्य करता है। अर्थात Q इज इक्वल टू, जो दिए है उष्मा, इज इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस बाह्य कार्य। बोलो न रे। तो कहते हैं ये बताओ, जो दिए उसको अगर 10% दिए तो 8% एकरा में, 2% एकरा में खर्च किए तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। जो दिए उतने निकाले तो संरक्षित रहा कि घट बढ़ गया। इसको हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते। तो हम ये कह सकते हैं कि उष्मागति का पहला नियम कहता है कि अगर किसी सिस्टम को, किसी निकाय को अगर हम उष्मा देते हैं तो उससे वो दो काम करता है, एक अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा बाह्य कार्य करता है। बोलो न रे। तो ये अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W। बोले हुए नहीं करेंगे। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। कहते हैं मेरे दोस्त उष्मागति का पहला नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा Q, वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करता है। पहला कार्य अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा दूसरा क्या करता है? बाह्य कार्य। अर्थात Q बराबर डेल्टा U प्लस W। इन्हें पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा उष्मागति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। और पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? ऊष्मा की। और शून्यवान नियम से किसकी? ताप की। क्योंकि कहता है कि दी गई ऊष्मा से दो काम होता है, इसलिए ये ऊष्मा को परिभाषित करता है। वो कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, इसलिए वो ताप को परिभाषित करता है। बोलो न रे। और उष्मागति का पहला नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण। ये कहता है अगर किसी वस्तु को Q उष्मा दी जाती है तो उससे वो दो काम करता है, एक अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दूसरा क्या करता है? बाह्य। सही है। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे उष्मागति का कैवा नियम, दूसरा नियम। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।